हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज की बड़ी ख़बर यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज पीटीआई के जो एक रहनुमा हैं फैसल वाउडा की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये कहा है कि ताहयात नाअहली का जो आइन में आर्टिकल है 621F वो एक काला कानून है। ये इस अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी कानून के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था। जहांगीर तरीन साहब जो साबका लीडर हैं पीटीआई के, उनको भी करार दिया गया था। और इससे ज़्यादा अहमियत का हामिल यूँ भी है कि ये जो फ़ैसला आया था नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली का, वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर जज और हेड ऑफ़ द बेंच वो लिखा था। न सिर्फ वो लिखा था बल्कि वो उस बेंच का भी हिस्सा थे और सिग्नेटरी थे उस जजमेंट की जिसने नवाज़ शरीफ को एक ओहदा रखने में, पार्टी के कायद का ओहदा रखने को भी गलत करार दिया था। तो ये बड़ा मज़ेदार ये सिलसिला है कि आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये काला कानून है। और आपने जैसे फरमाया कि 2018 में जो 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर अता बंदयाल ना सिर्फ उसके रुकन थे बल्कि 621F के तहत जो नाअहली ताहयात हुई उसकी तौसीक़ की साकिब निसार चीफ जस्टिस उनकी क़यादत में वो बेंच था। तो ये जो फ़ैसला है ये भी जस्टिस बंदयाल ने लिखा था और कमरा अदालत में पढ़ के भी उसे सुनाया था। अच्छा, फिर हुआ ये कि 26 जुलाई 2022 को, यानी वो जो था कि ताहयात ही नाअहली इसलिए होगी कि उसमें किसी सज़ा का तयन नहीं है 61F में। ये है कि सादिक अमीन नहीं है, आगे खामोश है वो। तो उसका मतलब इन्होंने ये लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कि ये ताहयात नाअहल और क्योंकि फिर इन्होंने फैसला भी सुना दिया। अच्छा, ताहयात नाअहली तसव्वुर होगी। लेकिन जब उस 5 रुकनी बेंच ने कहा कि इसका मतलब है ताहयात नाअहली, तो जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने अभी जुलाई की 26 तारीख को डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग थी, उस पर फैसला देना था। तो उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर कोई जज नादानिस्ता कानून की गलत तशरीह तो उसे बाद में दानिस्ता तौर पे दुरुस्त करने की उस जज को आज़ादी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कहने में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसा जो एक लाल बुझक्कड़ है वो फिर ये सोचने लगता है कि भाई साहब जो 2018 में आपने फैसला दिया था वो नादानिस्ता गलती थी, या अब जो आप कह रहे हैं कि नादानिस्ता गलती को दानिस्ता तौर पे वो करेक्ट किया जा सकता है, ये गलत फैसला है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। बहुत से जो कानूनी माहिर हैं जिनसे मेरी भी बात हुई वो भी इस मामले पे जो है अंगुश बदुंदा हैं। कैसे फैसला करेगा? वो ये कह रहे हैं कि पहले ही कॉन्ट्रडिक्टरी था ये फैसला, क्योंकि उस वक्त जो पीटीआई के बलूचिस्तान के सरबराह थे यार मोहम्मद रिन, उनकी डिग्री का मामला था। उनकी डिग्री को उनको फिर भी अहल करार दे दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो प्रूव हो गया था केस। और उस फैसले में लिखा गया था कि नहीं, ताहयात नाअहली नहीं हो सकती है। तो इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी, और इसी कानून के तहत बाज़ लोगों को 5 साल के लिए भी नाअहल। हाँ बिल्कुल। यूसुफ रज़ा गिलानी इज़ वन एग्जाम्पल। साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनको कंटेम्प्ट हुई और 5 साल की नाअहली हुई। तो अब वो नादानिस्ता गलत फैसला था तो उसे दानिस्ता करेक्ट किया जाएगा, या जो नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया या जहांगीर तरीन को अगर उसको अदालत एडमिट करती है तो क्या एक बड़ा बेंच बना के उस फैसले को रिवर्स किया जा सकता है? ये कुछ सवाल ये भी सवालात हैं और यही कहा जा रहा है कि अगर क्योंकि ये रिमार्क्स हैं अभी हैं, जाहिर है इस पे फैसला तो वो देंगे। तो कहा यह जा रहा है कि अगर अदालत ने फैसला करना है तो फिर, क्योंकि वो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, तो उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा। 7 रुकनी बनाएंगे या फुल बेंच बनाएंगे, जो भी होता है। हमारे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट पर गहरी नज़र भी रखते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव खबरें निकाल के लाते हैं। हसनात, ये बताइए कि ये आज जो आई हैं ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब की, आपको लगता है कि आपको भी थोड़ा धचका लगा, या आपके ख्याल में इसको हम जो है एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर ही लें? कोई और जज कुछ कहता तो हमें धचकाना लगता, लेकिन सेम जज है जिन्होंने 2018 में कुछ और कहा था, अब कुछ और कह रहे हैं। जी मुबशिर साहब, ये एक रियलाइजेशन तो है चीफ जस्टिस साहब के ज़हन में, उनकी बातों से ये बार बार
हम देख रहे हैं एक साल से वो बात कर रहे हैं कि 62(1)(f में जो सजा है वो बड़ी सख्त है। इसमें हमें बड़ा केयरफुली चलना है और हर एक को 62(1)(f अप्लाई नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ वकला कहते हैं कि जो वर्ड उन्होंने यूज किए वो किए कि ड्रैकोनियन प्रोविजन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये काला कानून है। अब ड्रैकोनियन प्रोविजन जो है इसमें बहुत से वकला कहते हैं कि ये है कि सख्त कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं इस पर रिव्यू करूंगा। लेकिन ये है कि इन हालात में जब 5 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में और फरवरी से असामियां खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, 1/3 सुप्रीम कोर्ट तकरीबन स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस वक्त जो जुडिशियल कमीशन में आपको भी पता है कि बड़ी डिवीजन है, जस्टिस मिनॉरिटी में है, उनको हुकूमत के 2 मेंबरान यानी अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के वोट की ज़रूरत है। उस वक्त ये जेस्चर देना, और उससे इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट बार ने जो है वो की थी जनवरी में 184 में कि ये जो तायात नैली ख़त्म की जाए। उस 184 पिटीशन पे एतराज़ लगे थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाए, और फिर उसकी अपील अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो पिटीशन है और वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की थी कि जी ये पिटीशन लगाई जाए। हर जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में तकरीब होती थी तो वो यही बात करते थे कि जी जो तायात नैली है ये इसकी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिव्यू किया जाए। जी हसनात, लेकिन इस पे तो डबल पक्का जोड़ लगाया गया था ना, यानी पहले तायात नाअहली की गई, उसके बाद नवाज शरीफ को पार्टी का भी कोई ओहदा रखने से जो है वो मना कर दिया गया और कहा गया कि अगर वो ओहदा रखते हैं, उस जजमेंट के भी सिग्नेटरी हैं चीफ जस्टिस साहब। तो ये सारी चीज़ें आपको, एक तरफ तो आपने इशारा किया बिल्कुल जुडिशल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट्स भी होनी है, ठीक है, मगर जो कुछ हुआ नवाज शरीफ के साथ और जिस तरह से उन्हें हटाया गया, ज़ाहिर है एक ऐसी तनख्वाह के ऊपर जो उन्होंने ली ही नहीं थी, और बहुत इस पर क्रिटिसिज्म हुआ। लीगल जो जितने भी टॉप लॉयर्स थे उन्होंने इसको एक जजमेंट को बहुत सख्त करार दिया और कहा कि ये जजमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आपको लगता है कि एक कोई रियलाइजेशन भी आ रही है कि जनाब जो हमने फ़ैसले दिए हैं वो गलत थे? जैसे वसत साहब ने कहा, आपने भी इशारा किया कि वो कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले गलत फ़ैसला हो गया है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। तो हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझें कि सुप्रीम कोर्ट शायद नाअहली की मुद्दत को रिव्यू करेगी। जी मुबशिर साहब, इससे पहले कि मैं आपको ये भी क्लियर करूं कि जो जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन थी उसमें भी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सेक्रेटरी थे जी। और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कह रहे थे कि जी वो बैलेंसिंग एक्ट किया गया था जहांगीर तरीन को जो नायल किया गया था। वो ये है कि उमर अता बंदयाल साहब की हमने देखा है कि उससे पहले राय हसन नवाज की एक जजमेंट है 62(1)(f में सियासतदानों के हवाले से जो उनका जो मामला है ट्रांसपेरेंसी या फाइनेंशियल मैटर में उनका जो व्यू है वो बड़ा सख्त रहा है। ये हमने देखा है जब से वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुई हैं। बहुत से सियासतदानों, अभी नैब लॉ की अमेंडमेंट पे भी जो केस चल रहा है उसमें भी हमने उनका व्यू कि जी अकाउंटेबिलिटी तो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस का ऐसा रही है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए, लेकिन सिर्फ पोलिटिकल एलीट की उनके ये है कि सियासतदान जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उस पर वो कंसिस्टेंट रहे हैं। बाद में जो अभी हमने देखा कि जब तायात नैली की जजमेंट के बाद व्यू में चेंजेस आए सुप्रीम कोर्ट के, अब वो कहते हैं कि जी ट्रायल होना चाहिए, सिंपल ये नहीं है कि जी जो वो किसी को नायल कर दिए जाए। लेकिन कन्फ्लिक्टिंग एक पोजीशन है कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में को वारंटों में जो है वो नायली हो सकती है तायात, लेकिन कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। अब ये फैसल वाडा केस में भी ये चीज हो रही है, इस चीज को देखना है। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जबकि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि ताहयात नाअहली का कानून दरअसल एक काला कानून है और सियासतदानों को भी बहुत रिजर्वेशंस हैं, तो जाहिर है कि ट्रेडिशनली अदालत जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती, कानून की तशरीह कर सकती है। अब ये है पार्लियामेंट की जिम्मेदारी कि इस एनॉमली को दूर करे, उसके लिए उसे चाहिए 2/3 अक्सरियत, और मौजूदा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत है ही नहीं।
तो ये जिसकी अदालत जो भी कहती रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कानून तो अपनी जगह मौजूद रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट नहीं कर देती। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था कि ये 62(1)(f) में बिल्कुल ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही जजमेंट थी जिसने ये जस्टिफाई किया कि तायाद ने ली। उसके बाद रियलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि वो फ्यूचर में तो वो बड़े कॉन्शियस हैं। इवन ख्वाजा आसिफ, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नायल किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उनको किया और उनको उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो सेट असाइड कर दी। इसके अलावा पिछले साल मई में आया एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उसके हिस्सा थे। वो जो जस्टिस मज़ाहिर ने उस जजमेंट को लिखा, उसमें यह है कि नॉन डिस्क्लोजर से आप किसी को जो है वो 62(1)(f) अप्लाई नहीं हो सकता कि अगर नॉमिनेशन पेपर में किसी एसेट पे किसी कोई आदमी एसेट डिक्लेयर ना करे तो उस पर 62(1)(f) अप्लाई हो जाए। 62(1)(f) उस वक्त अप्लाई होगा जब फ्रॉड या कोई ऐसी बदनीति या करप्शन से पैसा कमाया हो और नीयत ये हो कि पैसा छुपाया गया हो, तो तब होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू फ्यूचर के लिए तो ये बड़ा वाज़ेह है कि वो 62(1)(f) में बड़े कॉन्शियस हैं, लेकिन क्या वो जो माजी में जहांगीर तरीन और जो नवाज शरीफ उनकी जो कुछ कन्विक्शन हो चुकी था यार, क्या वो रिव्यू करेंगे? आपके ख्याल में करेंगे हाँ या नहीं? मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी की रियलाइजेशन है कि नायली जो है वो ये तायात ख़त्म की जाए। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद सेक्रेटरी हैं, क्या वो अपने जजमेंट को रिवर्स करेंगे? दूसरा, वो उस जूरिस्प्रूडेंस के हिस्सा रहे बनाने में जो साकिब निसार साहब के टाइम में बनी और जिस तरीके से सियासतदानों के हवाले से या शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आए, तो क्या उनके साथ जो और जजेस या वो जजेस जो साथ साकिब निसार साहब के बैठे रहे, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो बिल्कुल ही यू टर्न लेंगे। कोई मे भी दरमियानी रास्ता निकालें, लेकिन ये हो कि क्योंकि एक चीज़ तो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सेक्शन जो है को समझता है, जिस तरह जस्टिस काजी फैसल ने कहा है कि आर्टिकल 225 मौजूद है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें है कि कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आना है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको देखती है? उसमें उन्होंने 7 क्वेश्चन फ्रेम किए और वो शेख रशीद के केस में, लेकिन वो उस पर लार्जर बेंच नहीं बना। तो ये ठीक है इस तरह तो बहुत शुक्रिया। इस पे तबसरा लेते रहेंगे क्योंकि अब ये केस अगर चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अवामी अंदाज में अगर मैं तशरीह करूँ झटके अंदाज में इस नाअहली की शेख की, वो है कि अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो 80-90 पूरा 100, जिस पे 100 आ गया चल भाई तू फारिग। लेकिन वो उंगली किसी ने पकड़ी होती है जब अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे होते हैं, तो वो 100 उधर ही जाता है फिर। हाँ, लेकिन मेरे सवाल का तुम ही जवाब दे दो कि पार्लियामेंट क्यों नहीं इसमें तरमीम करती कि जी नाअहली की सज़ा 5 साल होगी? बिल्कुल करनी चाहिए, है ना? और अब तमाम जमातें अगर इस बात पे एग्री हैं, पीटीआई भी कह रही है, सारे कह रहे हैं, हाँ अपोजिशन में होते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। और वही जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यार मेरे दौर में ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल। और आज वो मरियम नवाज ने कहा ना कि जो कुछ हो गया वो नहीं, वो जब तक इमरान खान के साथ वो नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है, चैन नहीं आएगा। बस ठीक है, यही है। वफा ले लीजिए। वेलकम बैक। जिस दिन से आपका भाई लंदन से इस्लामाबाद में उतरा है, उसके बाद से रुपया डॉलर की धुनाई कर रहा है, दे मार 4.5। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 8 दिन में रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में, वो 14 रुपये 7 पैसे बढ़ी है और मुसलसल हर रोज़ ये बढ़ती जा रही है। यानी कोई 6% के करीब रिकवरी की है पाकिस्तानी रुपए ने। अच्छा, इस दौरान हुआ ये है कि जो उससे पहले जो डॉलर मयादी बुखार बना हुआ था, एक दिन जो है 7 रुपये ऊपर जा रहा है, अगले दिन फिर 4 रुपये जा रहा है, फिर 2 रुपये नीचे जा रहा है, हत्ता कि 240 तक जो है टच कर रहा था। तो उस दौरान बैंकों की चांदी हो गई और जिसने जो शिकार करने थे खूब खुल के किए। तो आज जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना है,
उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद साहब आए और उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला की कीमत में हेरा फेरी की पादाश में 8 बैंकों के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हो रही हैं और उनमें से 3 जो हैं अलाइड बैंक, नेशनल बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बाकी जो बैंक हैं उनका भी अभी हम नाम बता देंगे। और गवर्नर बैंक लिमिटेड है, बैंक अल हबीब है, मीज़ान बैंक है और यूबीएल है, ये वो यूबीएल है। हाँ। तो ये बाकी अच्छा, 5 बैंक। अच्छा, दूसरे मरहले में जो बाकी बैंक हैं उनकी भी छानबीन होगी कि उन्होंने डॉलर के साथ क्या खेल खेला है। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। सनाउल्लाह, ये जो हमने नाम लिए बैंकों के जो मैनिपुलेट करते रहे बकौल गवर्नर स्टेट बैंक, इनमें से कुछ बैंक ऐसे हैं कि माजी करीब में भी उन पे भारी जुर्माने हो चुके हैं इस तरह की हरकत पे। तो अब क्या देखते हैं, अब क्या होने जाएगा? देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो जुर्माने हैं ना, ये जो कमाया जाता है उसके मुकाबले में पीनट्स हैं, थोड़े से होते। जब तक इन लोगों को इनके लाइसेंस मनसूख नहीं होंगे, इनसे और दीगर जो क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, ये बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कल्चर ही ऐसा है। और होने अब ये जा रहा है कि जो आज स्टैंडिंग कमेटी में हमने देखा है कि आज भी वजारत ख़जाना और स्टेट बैंकों को स्केप देने के लिए बैठे हैं। जिस तरह हमारा ओवरऑल एक कल्चर है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाएं, बाकी जो जितने भी माफियाज हैं, अगर आप इंक्वायरीज देखें, शुगर की इंक्वायरी देखें, आपको याद होगा कि एनर्जी सेक्टर में गैस के हवाले से इंक्वायरी हुई थी और बाकी ऑयल सेक्टर में हुई थी, जब आपको याद है पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी और उसकी भी इंक्वायरी हुई थी, आटे की इंक्वायरी हुई थी। वो सारी किधर चली गई? बुनियादी तौर पर ये इतने ताकतवर अब माफिया बन चुके हैं कि इनको हाथ डालना। अच्छा, ये बताइए सनाउल्लाह साहब, इनका जो तरीका वारदात था, जाहिर है कि इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया होगा। करोड़ों तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मेरी सोच ही करोड़ों तक है। इनका तरीका वारदात क्या होता है या रहा है कि जो इन्होंने गंगा में नहा लिए सब के सब? ठीक है, बिल्कुल। ये देखने की बात ये है कि आपको याद है जब 11 अप्रैल को ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ तो उस वक्त रुपए और डॉलर की पैरिटी थी क्या, 178 या 1789। मुबशिर साहब जरा आजकल ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं, इनको याद होगा। उसके बाद हुआ ये कि एक मार्केट में मिफ्ता इस्माइल खुद जो वजीर ख़जाना बने, उनकी भी बातें ऐसी नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। और उस डिफ़ॉल्ट की मार्केट में इतना पैनिक फैला कि बैंकों ने अप्रैल से लेकर जून तक जो है तकरीबन, जो आज स्टैंडिंग कमेटी में बताया, 27 अरब 70 करोड़ रुपए कमाए हैं 8 से 10 बैंकों ने। और ये जब उनके मुनाफे अनाउंस हुए हैं 3 माह के, तो उसमें ये बात शामिल हुई है। और ये सिर्फ मुनाफा वो है जो उन्होंने इस एक्सचेंज बिजनेस से कमाया है, फॉरेन करेंसी के, सिर्फ उसका प्रॉफिट 3 महीने का है। और अगर ये पिछले साल से देखें तो पिछले साल, ये पूरे साल में भी इतना प्रॉफिट नहीं था इस बिजनेस से। तो ये जब रिजल्ट सामने आए हैं तो फिर जाके वजारत खजाना और स्टेट बैंक को पता चला है कि ये तो कार्रवाई कोई और है। फंडामेंटल जो इकानमी के हैं वो तो तब्दील नहीं हुए, बल्कि अप्रैल के मुकाबले में आज आपके जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं कम है बुनियादी तौर पर। उसके बावजूद डॉलर रिवर्स होना शुरू हुआ है। तो इसकी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अच्छा, जो आप पूछ रहे थे वो बिजनेस क्या है, 3 तरह का हमारे यहाँ डॉलर का इन आउट होता है। एक तो इंटर बैंक होता है। इंटर बैंक में बेसिकली जो आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है वो डील करते हैं। इंपोर्टर्स अपनी अदायगियाँ करते हैं, वो पूरा इंटर बैंक का एक सिस्टम है, उसके तहत होती है। दूसरा जो है, हम और आप जैसे लोग, हमें कुछ 100-150 डॉलर ज़रूरत हो तो मार्केट में जाते हैं और मार्केट से वो डॉलर परचेज करते हैं या फरोख्त करते हैं। तीसरा जो है इनफॉर्मल है, हुंडी का जो कारोबार है, वो मेरे ख्याल में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है, जो मैं महसूस करता हूँ और देखा भी है और आज भी जारी है। तो बेसिकली जब इंटर बैंक में ये पैनिक फैला और सट्टेबाजी हुई तो बैंकों ने इंपोर्टर्स के लिए, खासकर जिन्होंने अपनी जो पेमेंट्स है इंपोर्ट की क्लियर करानी थी, एडजस्ट करनी थी, पेमेंट्स करनी थी, वहां पर बाज ऐसे भी हैं ग्रुप जिनके 2-2, 3-3 बैंक हैं, वहां पर ये गेम शुरू हुई है। और अगर किसी ने 130 पे एक दिन में 10 से 12 अरब रुपए का जंप आया है। आपने मुबशिर साहब, आपको याद होगा, ये चीजें आप लिखते रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें उसकी वजह यह थी कि ये बुक करते थे जब इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अपनी क्लियरेंस के लिए, तो वहां पर आपको याद होगा कि एक दिन 144 भी हुआ, 148 भी हुआ। और जब बाकी बैंकों को ये खबर जाती थी तो एक पैनिक फैलता था, फिर रेट तय होता था। एक दिन 138
होता था, दूसरे दिन 148 पे चला जाता था। एक एक दिन में 10 से 12 रुपए का जंप आया। हाय हाय हाय, थैंक यू। वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि ये इस किस्म का पैनिक पहन के सट्टेबाजी करके प्रॉफिट कमाया जा रहा ठीक है है। सनाउल्लाह, आपको लगता है कुछ होगा या नहीं? इस पे ही हम सेगमेंट खत्म करते हैं। नहीं, इस पे थोड़ी सी एक दो बात और बहुत जरूरी है जो बताने की है। अच्छा, कि ये हुआ क्यों और वजारत खजाना और स्टेट। एक वक्फा ले लेते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आप आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह स्टेट बैंक ने कहा है कि कम से कम 8 कमर्शियल बैंक्स ने जो है फिर पहले मरहले में साबित हुआ है कि उन्होंने डॉलर की कीमतों में हेरा फेरी करके अरबों रुपए कमाए हैं। ये बात हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के सनाउल्लाह बता रहे थे। सनाउल्लाह, ये हम बात कर रहे थे तहकीकात की और क्या कुछ होगा, आप उस पर बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखिए, वो शोकाज नोटिस तो दे दिया और मजीद भी देंगे, एक्सचेंज कंपनियों को भी जाएगा, लेकिन ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई? आपको याद होगा मुबशिर साहब के गवर्नर स्टेट बैंक जो है अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो चुके थे और वो जा चुके थे, और इन्होंने स्टेट बैंक तैनात करना था और उसका टाइम पीरियड भी है 30 डेज का। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि 4 महीने तक गवर्नर स्टेट बैंक तैनात नहीं किया गया, और उसकी बुनियादी वजह थी कि एक तो लंदन से डिमांड अलहदा थी, पीपल्स पार्टी की डिमांड अलहदा थी, मुस्लिम लीग का अलहदा उम्मीदवार था, और मिफ्ता इस्माइल किसी और को बनवाना चाहते थे। तो 4 माह तक ये रस्सा कशी रही है, और इस 3-4 माह के दौरान ही ये तमाम पैनिक आया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट की मॉनिटरिंग करने का, टाइट मॉनिटरिंग करने का अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वजारत खजाना की भी इसमें जिम्मेदारी थी। लेकिन 3-3.5 माह 4 माह तकरीबन मुद्दत मुझे याद नहीं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक तैनात नहीं किया गया, और उसकी बुनियादी वजह आपस की लड़ाई थी, 2 सियासी जमातें और उसका जाहिर है फिर बैंकों ने, जाहिर है मैं भी होता तो मैं भी फायदा उठाता, इसमें ऐसी क्या बात है। हाँ, वो स्टेट बैंक में खुद इतना पैनिक था इस वजह से कि कोई जो है इस किस्म का माहौल एनवायरनमेंट नहीं बन रहा था कि जिसमें वो काम कर बिल्कुल सकते, ठीक है, उनको कोई एडवाइस आ रही थी। तो ये सारी सूरत हाल बनी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी खामोश थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, बहुत आपने तफसील से बताया। सही बात है। अब रुख करते हैं ज़रा सिंध में सैलाब का सूरत हाल जो है, कम से कम दादू और जो उसके नवाही इलाके हैं वहाँ पर पानी अभी भी खड़ा है, 6-6 फुट उतर नहीं रहा है, और लोग परेशान हैं क्योंकि अब से कुछ 2 हफ्ते बाद कम से कम या 3 हफ्ते बाद वहाँ गंदम की बवाई भी शुरू होनी है। वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सारी सूरत हाल पे हमारे साथ कुर्बान अली खुश्क हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कुर्बान, ज़रा बता कि ये जो पानी है, एक तो पानी क्यों नहीं उतर रहा, 1 महीना हो गया है फ्लड्स को, और उसके बाद जाहिर है 8-8 10-10 फुट पानी ऊपर गया था, तो क्या सूरत हाल है उस वक्त वहाँ पर? जी, अब ये सूरत हाल है कि सबसे पहले जो ज़्यादा मसला है वो खैरपुर नाथन शाह शहर का है। अब तक खैरपुर नाथन शाह शहर में जो है पानी, खैरपुर नाथन शहर समेत जो गिरदनवा में 7 से 8 फुट तक पानी अब तक मौजूद है, और पानी जो है इसको निकालने के इक़दाम जो है ज़्यादा नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोग जो हैं परेशान है। दूसरे नंबर पे है जोही शहर, जिसमें भी पानी कम तो हो गया है, लेकिन अब तक रास्ते उसके जोही शहर के मनकता हैं। लोग जो हैं कश्तियों पे आने जाने का सफर कर रहे हैं, और इसी तरह पानी जो है मंचद झील की तरफ पानी बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पानी एमएनयू ड्रेन के साथ साथ मंचद झील में पानी जा रहा है। मंचद झील के जो हिफाजती पुश्ते पे कट दिए गए थे, रिलीफ कट, उनके बंद करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब तक जो है मंचद झील की जो पानी की सतह है वो 117 पॉइंट RL तक। अच्छा, इसका मतलब कुर्बान अली खुश्क, जाहिर है कि ये तो हालात थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जो मुतासरीन है, अब तो खासा वक्त हो गया, बारिशें भी बंद हो चुकी हैं, उन ज़्यादातर मुतासरीन तक तो कुछ ना कुछ इमदाद अब पहुँचनी शुरू हो गई होगी। ज़्यादातर जो मुतासरीन हैं वो अब तक खुले आसमान तले बैठे हैं, जिनका जो है 8 जो है लाख लोग बताए जा रहे हैं। वो रिलीफ कैंप्स में, रास्तों पे, सड़कों पे अब तक मौजूद है। लेकिन दादू में
जी, दादू ज़िले के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे कि मेंढनारा वैली ड्रेन है, दादू शहर है, दादू मोरो रोड है, जोही रोड है, तो इनके और उनके अलावा जो है सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन पे ये मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़ा रेशो है। और पानी तो अब कम हो रहा है, लेकिन पानी के बाद अब दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ज्यादा जो है बच्चों और खवातीन में अमवात होना शुरू हो गई है, गैस्ट्रो और मलेरिया में। और दूसरे मरहले में अब रिहेबिलिटेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर जो है अमवात जो है बच्चों की वो बढ़ती जा रही है। और इस सिलसिले में मेरी जब हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हुई है DHO दादू से, उसका ये कहना है कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए फ्यूमिगेशन भी स्टार्ट करवा दी गई है, लेकिन जो है ज्यादा लोगों का जो है वो आना जाना सिला अस्पताल दादू, जिसमें रोजाना की बुनियाद पे 5000 तक लोगों की जो है OPD है, और तालका अस्पताल मेहर और जोही में लोगों का ज्यादा जो है वहां पे अटेंडेंस बढ़ रही है। और इस तरह सूरत हाल ये है कि अपनी जगह पे हेल्थ डिपार्टमेंट कैंप्स वगैरह जो है उन पे उनकी जारी है मुख्तलिफ मकामात पे, लेकिन रेशो इतना ज्यादा है कि उनको कोप अप करना और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। जी जी, तो ये मुझे ये बताइए, तो अब क्योंकि 1 नवंबर से गंदम की बुवाई भी शुरू होगी, तो नॉर्मली क्या होता था पानी को निकालने के लिए? आपने जैसे कहा कि इक़दामात तो हो रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद है कि कब तक ये पानी मुकम्मल तौर पर उतरेगा? जी, इस सिलसिले में आज मेरी सेक्रेटरी इरिगेशन जो है उनसे मेरी बात हुई है, और उनका ये कहना है कि इसमें जो है 1 मंथ जो है वक्त लगेगा इस पानी को निकालने में। और उन्होंने कहा कि अब जो है इसमें रिलीफ कट्स जो थे मंच झील के, उसको बंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पानी अच्छा, तो इसका मतलब 1 महीने का मतलब ये है कि क्या ये गंदम उगा सकेंगे, जो है उस अगले सीजन की फसलें उगा पाएंगे किसान या नहीं उगा पाएंगे? क्या मतलब है इस बात का? जी, ये पहले से पानी जो है मौजूद है, जो लो लाइंग एरिया, जो निचली सतह की जो एरिया है उनमें मौजूद है। ये पानी वो है, उसको रास्ता जिसको दिया जा रहा है, पानी तो सीधा सीधा जो मैंने नारा वैली ड्रेन के जरिए उसमें मंच झील के जरिए दरिया सिंध में जाएगा, लेकिन जो नीचे वाली सतह वाले इलाके हैं उन पे ये पानी मौजूद रहेगा। ये कम से कम माहिरीन के मुताबिक ये 3 माह से 4 माह इसको इस पानी को और लगेंगे, लेकिन इस साल वो गंदम जो है काश्तकार नहीं उठा सकेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि ये जो रिहेबिलिटेशन, जहाँ से पानी थोड़ा उतरा है, लोग जाकर के अपने घर क्या वापस जा रहे हैं? जी, पानी की सतह तो कम हो गई है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि इनमें जोही में पानी जो है 3-4 फुट मौजूद है, पहले 11-12 फुट था। और खैरपुर नाथन शाह में 12 से 14 फुट था, अब 6 से 7 फुट मौजूद है। और मेहर में इसी तरह 4 से 5 फुट मौजूद है पानी, लेकिन रास्ते अब तक बहाल नहीं हो सके। मेहर इंडस हाईवे, खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे अब तक डूबा हुआ है, और भान सईदाबाद से लेकर जो है 7 तक इंडस हाईवे था वो बहाल नहीं हो सका। ताहम पानी तो कम हो गया, लेकिन जो इंडस हाईवे को कट दिए गए थे, और जो है 7 के नजदीक एक इसमें ब्रिज जो कि बहा के लेके गया था पानी, वो बहाल नहीं हो सकी। इस सिलसिले में जो है कम से कम जिला इंतजामिया के मुताबिक इसको 15 से 20 दिन इन रास्तों को बहाल करने में लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से बताया। नुमाइंदे कुर्बानी अली खुश्क हमारे साथ थे। एक वक्फा लेते हैं जी। वेलकम बैक। और अब एक छोटा सा जो मसला है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो मुसलसल लड़ाई जारी है, उसका का भी थोड़ा उस हक बनता है, उसका तस्करा कर लेते हैं। गेम पिछले 1 महीने से लगता है कि पलट चुकी है, और रूस जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा। यूक्रेन की तो ज़ाहिर है खूब समझ में आ रहा है, उनका तो मुल्क है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते सदर पुतिन ने जो 4 ज़ेर कब्ज़ा इलाके थे रूस के, उनका जल्दी में इल्हाक कर लिया, ताकि लीगली वो रूस का हिस्सा होगा। जब यूक्रेनी उन पे हमला करेंगे तो रूस ये कह सकेगा देखो देखो हमारे इलाके पे हमला कर दिया, हालांकि वो यूक्रेनी इलाके हैं और लिहाजा हम जो हैं वो खुला और एक और नया इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि जब से इन इलाकों का इल्हाक हुआ है, खुद रूसियों को भी नहीं पता
कि उनकी हदबंदी कहाँ तक है। क्रेमलिन के जो हैं तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉफ, उनसे पूछा सहाफ़ियों ने कि भाई साहब ये तो बता दीजिए ये जो 4 इलाके हैं इनकी हदबंदी क्या। कहने लगे जी तय हो रहा है, अभी हो जाएगी, आपको क्या जल्दी है। उन्हीं में से एक इलाका है जनूबी यूक्रेन में है खैरसोन का, उसका भी इल्हाक हो चुका है, मगर इस वक्त यूक्रेनी अफवाज वहाँ से बताया जाता है कि 30 किलोमीटर दूर हैं और रूसी फ़ौजी जो हैं 25,000 के करीब वो आसपास के इलाकों में है। ख़तरा ये है कि कहीं वो घेरे में ना आ जाएं, लिहाजा वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कल या उससे पिछले दिन जो मशरक़ी शहर है डोनेट्स्क रीजन का स्ट्रेटजिक रेलवे हब उसे कहा जा सकता है, उसका शहर का नाम है लेमान। वहाँ जो अल जज़ीरा बता रहा है कि रूसी फ़ौजियों की लाशें बिखरी हुई हैं, यूक्रेनियंस की भी लाशें हैं, लेकिन रूसी लाशों को छोड़ते जा रहे हैं और अपने अपने फ़ौजियों की लाशें जो हैं उठा के लेते जा रहे हैं। वहाँ का जो ज़िम्मेदार था कर्नल अलेक्जेंडर लेपन, ये रूसी जो कमांडर था, वो 2 दिन पहले ही उसने अपना हेडक्वार्टर मुंतकिल कर लिया, फ़ौजियों को उसने पीछे छोड़ दिया। तो जो चेचनिया के रहनुमा हैं, जो पुतिन के बड़े मजबूत अलाई हैं, रमज़ान कादरेव, उन्होंने कहा है ये तो बड़ी बेगैरती की बात है, होना तो ये चाहिए था कि कर्नल लेपन जो है वो वहीं पे मर जाता, जगह ना छोड़ता। कोई इस तरह की मतलब है कि आपस में भी खींचातानी शुरू हो गई है। हमारे एक साबिक साथी और TRT के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अली मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो यूक्रेन की दाई हैं, बहुत अरसे वहाँ रह के अभी वापस आए हैं। भाई साहब क्या हो रहा है ये? आपका जो तज्जिया था वसतुल्लाह साहब वो बिल्कुल 100% है। हम आज से तकरीबन 7 या 8 महीने कबल एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं यूक्रेन में था और आप और मुबशर साहब और ज़रार पाकिस्तान में बैठ के हम यही बात कर रहे थे कि भाई किस तरफ ये चीज़ जा रही है और कितने ये करवटें ले चुकी है ये चीज़, ये दास्तान पिछले 7-8 महीने में वो हमारे सामने है। मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि मुख्तसर अल्फाज में रशिया की बहुत बुरी तरह लगने वाली है और ऑलरेडी ही शायद लग चुकी है, मगर इससे ज़्यादा अब अगर इसी रफ्तार से यूक्रेनियन खैरसोन और ऊपर लीमान और सेवेरोडोनेट्स्क और लिसिचांस को जो इलाके चंद माह पहले जो उन्होंने लूज किए थे और जो अब इस रेफरेंडम के बाद बज़ाहिर तौर पे एटलीस्ट रशिया का हिस्सा बन चुके हैं, कुछ अगले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये इलाके भी रशिया के हाथ से जाएंगे। रशिया की कैपेसिटी बहुत ही वाज़े तौर पे भी हमें नजर आ रहा था कि बहुत बुरी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही लग रहा है कि एंड गेम चल रहा है इन कुछ इलाकों में। मगर एट द सेम टाइम वी कैन नॉट डिस्काउंट रशिया एट द सेम टाइम। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अच्छा अली, रशिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है और धमकी भी दी गई है कि जो लो यील्ड एटॉमिक वॉर हेड हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। उससे तो दुनिया बहुत खौफजदा भी है कि ये ना हो कि रशिया जाते जाते जो है वो उस तरह का कोई हरबा इस्तेमाल कर ले। अच्छा ये देखिए, ये बड़ी अपना एक अजीब बात है कि कुछ खबरें टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि रशिया के अंदर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चलते ज्यादातर, वहां पे टेलीग्राम जो ऐप है उनकी, उसके ऊपर ज्यादातर कम्युनिकेशन चल रही है, न्यूज आ रही है लोगों के ऊपर। तो वहां पे ये कुछ ऐसी न्यूज चल रही है कि जी एक उनकी कोई सीक्रेट न्यूक्लियर ट्रेन है, उनके कंपार्टमेंट्स मूव किए जा रहे हैं टू द यूक्रेनियन बॉर्डर और रशिया के बॉर्डर के साथ, कि वहां पे कोई वो टेस्टिंग करेंगे या फॉल्स फ्लैग इस तरीके से कोई। तो अब यानी अफवाहों की तो कोई हद ही नहीं है ना, यानी लिमिटलेस अफवाहें हैं। कौन क्या करेगा, धमकियां कितनी दे रहे हैं, ये वो। अब तो एक ऐसी चीज हो गई कि धमकी दे दो कि हम न्यूक्लियर वो इस्तेमाल कर लेंगे, तो आगे आप इस्तेमाल करेंगे। भाई आपकी सिचुएशन कहाँ पे खड़ी हुई है, किधर जा रहे हैं? ऐसा ही है ना यूक्रेन के अंदर आपको रिस्पेक्ट हो चुके हैं। मैं धमकी दूं कि जी मैं ये कर दूंगा, तो आगे से तो मैं चलवे इस तरह। अच्छा ये बताइए, ये जो 4 इलाकों का इल्हाक हुआ है, सिवाय रशिया के उनके जो दोस्त हैं सेंट्रल एशियन रियासतें, चाइना, बेलारूस वगैरह, उसमें से किसी ने इनको रूस का हिस्सा माना है या सिर्फ पुतिन साहब ही खुश हो रहे हैं? चाइना ने तो बिल्कुल नहीं माना। टर्की ने भी बहुत हद तक उसकी मजम्मत की और कहा है कि ये जो रेफरेंडम है ये नहीं होने चाहिए थे। सीरिया मेरे ख्याल से जो बशार असाद साहब हैं उन्होंने इसकी हिमायत की है, इसको रिकग्नाइज करने की बात की है। 1-2 और ममालिक भी हैं, बेलारूस भी शायद कह रहा है कि
उन्होंने किया, मगर इसकी कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है। यानी एक लैंड ग्रैब है, एक उस तरीके से कि देखो हम 7 महीने से लड़ रहे हैं, हमने कहा था तीन दिन में हम जीत जाएंगे ये जंग, लेकिन देखो हमारे पास ये 4 नए इलाके आ गए हैं क्राइमिया के अलावा। वो एक इंटरनल कंजम्पशन के लिए एक्सरसाइज ज्यादा की गई है कि इवेंचुअली जो एंड गेम जाएगा, ये जिसकी इख्तिताम जाएगा इस जंग का, उसके अंदर एटलीस्ट ये बार्गेनिंग चिप्स होंगी पुतिन साहब के पास। देखें जी हमारे नए 4 इलाके हैं, क्राइमिया भी है, आप बात करना चाह रहे हैं, मगर सिचुएशन उनके हाथ से फिसल रही है, जिस तरह आप देख रहे हैं खुद ही कि जिस रफ्तार से यूक्रेनियन काउंटर अटैक कर रहे हैं और जगहों को वापस ले रहे हैं, तो ये यानी इट्स नॉट एज इजी कि जिस तरीके से रशिया दिखा रहा है कि हमने 4 ले लिया और हम बहुत मजबूत हैं। थैंक यू सो मच अली मुस्तफ़ा। यार मुख्तसर बात ये है कि रशियन आर्मी जो है वो पुतिन की जंग लड़ रही है और यूक्रेन वाले अपनी ज़मीन की जंग लड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर फ़र्क तो पड़ना ही है। फ़िलहाल आज इतना ही, कल फिर बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि उन पर बात हो सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।